हेलो एवरीवन, आज हम लोग JCERT की क्लास 7th की इतिहास की बुक की चैप्टर नंबर 2 की पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 1 हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, ओके। और नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर से रिलेटेड मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करूँगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर तत्कालीन झारखंड के बारे में कुछ पॉइंट दिए गए हैं, उन्हें भी हम एक नज़र देख लेते हैं कि क्या लिखा है। जो तत्कालीन झारखंड अभी है वो पहले 2000 से पहले बिहार का हिस्सा हुआ करती थी। ये तो आप लोगों को पता ही होगा। तो चलिए देख लेते हैं आगे पॉइंट। तो गुर्जर है प्रतिहार, राष्ट्रकूट एवं पाल राजाओं का पारस्परिक प्रतिद्वंदिता का झारखंड की राजनीति तथा संस्कृति पर भी प्रभाव पड़ा। जो गुर्जर वंश के जो राजा हुआ करते थे, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल राजा जो होते थे, वो आपस में किसी भी एरिया पर कब्जा करने के लिए हमेशा लड़ते रहते थे। तो उनकी जो प्रतिद्वंदिता थी, उनका भी असर, उनके प्रतिद्वंदिता के कारण झारखंड की राजनीति और संस्कृति पर भी प्रभाव पड़ा। उनमें से कोई ना कोई अवसर पाकर इस क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेता था, यानी कब्जा कर लेता था। चतरा की इटखोरी में महेंद्रपाल के शिलालेख से सिद्ध होता है। अब चतरा नाम के जगह में इटखोरी में महेंद्रपाल के शिलालेख जब मिली तो उससे ये पता चला कि 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में गुर्जर प्रतिहारों ने छोटा नागपुर इलाके में के सीमावर्ती इलाकों पर कब्जा कर लिया था। ओके। मध्यकाल के प्रारंभ तक झारखंड भारतीय इतिहास की गतिविधियों से सुरक्षित रहते हुए भी बाह्य जगत से अप्रभावित नहीं रह गया था। यानी कि मध्यकाल के जब शुरू में जो झारखंड है वो भारतीय इतिहास की गतिविधियों से सुरक्षित तो था, लेकिन बाह्य जगत से अप्रभावित नहीं रह गया था। छोटा नागपुर खास में नागवंशियों का राज्य स्थापित हो चुका था। छोटा नागपुर खास में नागवंशी जो राजा थे उनका प्रभुत्व स्थापित हो गया था, उनका राज्य स्थापित हो चुका था। हजारीबाग एवं मानभूम में मान राजाओं का शासन था। संथाल परगना क्षेत्र में कांगजोल का राज्य नष्ट हो चुका था। इससे हम ये देखते हैं कि झारखंड के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राजाओं का प्रभुत्व स्थापित हो चुका था, उनका राज्य स्थापित हो चुका था। और संथाल परगना क्षेत्र में जो कांगजोल का राज्य था वो बिल्कुल नष्ट हो चुका था। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब चोल प्रशासक के बारे में हम पढ़ते हैं कि चोल प्रशासक कैसे थे, उनका योगदान क्या था। चोलों ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना के साथ साथ इसके प्रशासन की भी समुचित व्यवस्था की थी। अब चोलों ने जब विशाल साम्राज्य की स्थापना कर ली तो उनके प्रशासन की भी उन्होंने व्यवस्था कर ली थी कि किस तरह से उन पर शासन करना है। केंद्रीय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी राजा होता था, यानी राजा ही सबसे बड़ा होता था। उसके अधिकार असीम थे, उनको बहुत सारे अधिकार मिले हुए थे, उनका अधिकार बहुत ही ज़्यादा था। युवराज को प्रशासन में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। राजा मंत्रियों एवं अनेक पदाधिकारियों की सहायता से शासन करता था। राजा जो है वो डिस्कशन करते थे अपने मंत्रियों से और अपने पदाधिकारियों से, जितने भी सारे लोग ऊंचे ऊंचे पदों पर थे उनसे वो डिस्कस करके अपना शासन किया करता था। और ये मंत्री और पदाधिकारी थे वो राजा को शासन करने में उनकी सहायता करते थे। प्रशासन की सुविधा के लिए विशाल चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में विभाजित था। ये आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है कि प्रशासन की सुविधा के लिए विशाल चोल साम्राज्य कितने प्रांतों में विभाजित था? 6 प्रांतों में विभाजित था, जिसे मंडलम कहा जाता था। महत्वपूर्ण प्रांतों का प्रशासन राजघराने से संबंधित व्यक्ति को दिया जाता था, यानी कि जो इम्पोर्टेंट जो प्रांत होते थे उन पर शासन कौन करेगा, यानी कि उनका देखभाल कौन करेगा, तो राजघराने से संबंधित कोई व्यक्ति को ही ये दिया जाता था अधिकार। चोल साम्राज्य की प्रशासनिक इकाइयां अवरोही क्रम में इस प्रकार थी। तो अवरोही का मतलब क्या होता है? बड़ा से छोटा। तो चोल साम्राज्य की जो प्रशासनिक इकाइयां थी उसको अगर हम देखें तो सबसे बड़ा कौन था? राज्य। उससे छोटा मंडलम। ये मंडलम किसे कहते हैं? अभी हमने पढ़ा यहाँ पर कि चोल साम्राज्य जो 6 प्रांतों में विभाजित था उसे मंडलम कहा जाता था। इसके बाद है नाडु, उसके बाद है कुर्रम, यानी जिसे कोट्टम भी कहा जाता था।
अब देख लेते हैं स्थानीय स्वशासन कैसा था। चोलों की स्थानीय स्वशासन की प्रणाली अनूठी थी। अन्य किसी भी भारतीय राज्य में ऐसी व्यवस्था देखने को नहीं मिलती है। यानी कि जो चोलों की जो स्थानीय स्वशासन यानी शासन करने की जो प्रणाली थी वो बहुत ही ज़्यादा अनूठी थी और वैसी व्यवस्था किसी और में देखने को नहीं मिलती थी। चोल शासकों की स्थानीय प्रशासन व्यवस्था को वारियम कहा जाता था। तो जो चोल शासक थे उनकी स्थानीय प्रशासन व्यवस्था को क्या कहा जाता था? वारियम कहा जाता था। ये व्यवस्था समिति प्रणाली पर आधारित थी। अगर ये पूछ दिया जाए क्वेश्चन में कि जो वारियम प्रशासन व्यवस्था को जो वारियम कहा जाता था वो वारियम किस प्रणाली पर आधारित थी? तो समिति प्रणाली पर आधारित थी। चोल अभिलेखों में 3 प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख मिलता है। ये है तो चोल अभिलेखों में कितने प्रकार के ग्राम सभाओं को उल्लेख मिलता है? 3 तरह के ये होते हैं। देख लेते हैं वो कौन कौन से हैं। पहला है उर, दूसरा है सभा और तीसरा है नगरम। सभा व नगरम। उर गांव वालों की एक ग्राम परिषद होती थी। सभा या महासभा गांव के वरिष्ठ ब्राह्मणों अग्रहार की सभा थी। तो जो थे वो गांव वालों की एक ग्राम परिषद होती थी और सभा या महासभा जो होते थे वो गांव के वरिष्ठ ब्राह्मणों की सभा होती थी। ब्राह्मणों मतलब अग्रहार जिसे कहा जाता है। तो ये वरिष्ठ ब्राह्मणों की सभा हुआ करती थी। चोल अभिलेखों में नगरम का उल्लेख प्रायः व्यापारिक केंद्रों के प्रबंध कार्य के लिए हुआ है। तो यहाँ हमें ये पता चलता है कि चोल अभिलेखों में से हमें ये पता चलता है कि जो नगरम का उल्लेख हुआ करता था वो व्यापारिक केंद्रों से संबंधित था। यानी व्यापारिक केंद्रों के प्रबंध कार्य के लिए इनका उल्लेख मिलता है। नगरम की प्रशासनिक व्यवस्था में मुख्य रूप से व्यापारियों को ही शामिल किया जाता था। अब ये भी नोट डाउन करने की बात है कि नगरम की प्रशासनिक व्यवस्था में किसे शामिल किया जाता था? तो व्यापारियों को ही शामिल किया जाता था। प्रत्येक गांव में ग्राम सभा की सहायता के लिए मध्यस्थ नामक कुछ वेतनभोगी कर्मचारी होते थे। तो ग्राम सभा की हेल्प करने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए बीच में कुछ ऐसे कर्मचारी होते थे जिनको वेतन दिया जाता था। ठीक है, तो जो उनकी सहायता करते थे। केंद्रीय अधिकारियों को सहायता प्रदान करना, कर वसूलना, अपराधियों को दंडित करना, शिक्षा, मंदिर और सिंचाई व्यवस्था करने की जिम्मेदारी ग्राम सभा को थी। तो ये ग्राम सभा के कुछ कार्य हैं। अगर कह दिया जाए कि ग्राम सभा के कुछ कार्यों का उल्लेख करें तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आंसर लिख सकते हैं। क्या है ये आंसर? केंद्र अधिकारियों को सहायता प्रदान करना, कर वसूलना, अपराधियों को दंडित करना, शिक्षा, मंदिर और सिंचाई की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी किसको थी? ग्राम सभा को थी। चोल राज्य को भूमि और व्यापार से राजस्व प्राप्त होता था। तो चोल राज्य को किससे राजस्व प्राप्त होता था? भूमि से और व्यापार से। व्यापार कर से जो टैक्स मिलता था उनसे ही चोल राज्य को राजस्व मिलता था। इस कर का एक भाग राजा के लिए रख दिया जाता था, दूसरे भाग को सार्वजनिक निर्माण कार्य जैसे सड़क और तालाब बनाने, राज कर्मचारियों को वेतन देने, स्थल सेना और जल सेना का खर्च वहन करने तथा मंदिरों के निर्माण में खर्च किया जाता था। ये भी एक पॉइंट है जिसे आप नोट डाउन कर सकते हैं कि जो उनका राजस्व होता था, जो राजस्व प्राप्त होता था वो कहाँ से प्राप्त होता था? भूमि और व्यापार कर से प्राप्त होता था। और जो ये टैक्स मिलती थी तो ये टैक्स का एक हिस्सा जो है वो राजा के लिए रख दिया जाता था और दूसरा हिस्सा जो है वो खर्च किया जाता था, जैसे सड़क और तालाब बनाने के लिए, राज कर्मचारियों को वेतन देने के लिए और स्थल सेना और जल सेना का खर्च वहन करने के लिए तथा मंदिरों के निर्माण में भी खर्च किया जाता था इसे। चोलों की स्थायी सेना में पैदल गजारोही, अश्वरोही आदि सैनिक शामिल थे। तो चोलों की जो स्थायी सेना होती थी उनमें पैदल भी चलने वाले सैनिक होते थे, गजारोही यानी हाथियों पर भी चलने वाले सेना होते थे, अश्वरोही घोड़ों पर भी चलने वाली जो सेना होते थे। ओके, इनके पास एक बड़ी नौसेना थी। चोल काल में सेना की टुकड़ी का नेतृत्व करने वाले को नायक, यानी चोल काल में जो भी सेना की टुकड़ी का लीडरशिप करते थे
जो लीडर होते थे उनको नायक तथा सेनाध्यक्ष को महादंड नायक कहा जाता था। यहाँ पर देखते हैं, यह भी जाने में क्या लिखा है। चोलों में ब्राह्मण एवं बल्लाल शूद्र वर्ग के बड़े भूस्वामी का सर्वोच्च स्थान था। इसके अतिरिक्त कुछ विशेष अधिकार प्राप्त वर्गों में वलंगई यानी दक्षिण भुजा तथा इंडगई वाम भुजा थे। दक्षिण भुजा जातियां मुख्यतः कृषक एवं श्रमिक जातियां थीं तथा वाम भुजा वज्ञ जातियां हस्तशिल्पकारों या दस्तकारों की थी। दास प्रथा का भी प्रचलन था। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है नोट कि जो चोल साम्राज्य थी उसमें दास प्रथा का भी प्रचलन था, लोग दास रखते थे। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं कलात्मक विकास। तो चोल शासकों ने अपने शासन काल में द्रविड़ स्थापत्य कला शैली को बढ़ावा दिया। किस शैली को बढ़ावा दिया? द्रविड़ स्थापत्य कला शैली को। इस काल में द्रविड़ शैली के अंतर्गत अनेक मंदिरों का निर्माण कराया गया। ओके, चोल जो वंश के जो राजा थे उनकी काल में द्रविड़ शैली के अंतर्गत अनेक मंदिरों का निर्माण कराया गया। चोल मंदिरों में विस्तृत प्रांगण, विशाल विमान तथा ऊंचे एवं अलंकृत गौपुरम देखने को मिलते हैं। राजराज ने राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण तंजौर में करवाई। ये मंदिर करीब 192 फीट ऊंचा है। यह द्रविड़ शैली का विशिष्ट उदाहरण है। ओके, अगर पूछा जाए कि राजराज ने राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कहाँ कराया, इनकी विशेषताएं क्या हैं, तो कहाँ करवाया है? तंजौर में करवाया। और यह मंदिर करीब 192 फीट ऊंचा है। ये द्रविड़ शैली का विशिष्ट उदाहरण है। इस काल में मूर्ति कला एवं चित्रकला का भी विकास हुआ। इस युग की मूर्ति कला का सबसे अच्छा नमूना कांसे की बनी नटराज की मूर्ति है। यहाँ पर हम एक बार और देख लेते हैं कि इस काल में मूर्ति कला और चित्रकला का विकास हुआ, यानी मूर्ति कला और चित्रकला को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया। और इस युग की जो मूर्ति कला का सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है वो है नमूना कांसे की बनी नटराज की मूर्तियों का। ठीक है, नटराज की बनी मूर्तियां जो है वो कांसे की बनी थी। ये सबसे अच्छा नमूना है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। भित्ति चित्रकला के अंतर्गत बृहदेश्वर मंदिर की दीवारों पर अजंता की चित्रकला से प्रभावित धार्मिक चित्रकारी की गई। तो यहाँ पर जो भित्ति चित्रकला को अपनाकर जो बृहदेश्वर जो मंदिर है उसकी दीवारों पर अजंता की चित्रकला से प्रभावित होकर उसकी दीवारों पर यानी बृहदेश्वर मंदिर की दीवारों पर धार्मिक चित्रकारी की गई। ओके, तो ये थे पार्ट 2 और इसमें हमने पूरी चैप्टर को कंप्लीट किया है। आई होप कि आप इन्हें दोबारा से पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद इसके जो नोट्स हैं वो तैयार करेंगे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।